आज 11वीं का जो चौथा लेसन है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, LANDSCAP, लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो इसमें इसको लिखा है नैथिल ट्रोयर ने NATHALI, नैथिल ट्रोवायरे, TROUVEROY, ट्रोवायरे। तो नैथिल ट्रोवायरे ने लिखा है। सबसे पहले इसकी मीनिंग स्पेलिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है लैंडस्केप, LANDSCAPE, लैंडस्केप यानी प्राकृतिक भूदृश्य यानी इंडियन सीनरी, इनलैंड सीनरी। अगला है इमेंस, IMMENSE, इमेंस का मतलब होता है विस्तृत यानी वास्ट, VAST, वास्ट। अगला है डोयल्स, DWELLS, डोयल्स माने होता है रहती है यानी लिव्ज। अगला है कन्वे, CONVEY, कन्वे का मतलब होता है संदेश देना, कन्वे मतलब संदेश देना। कम्युनिकेट, COMMUNICAT, कम्युनिकेट। अगला है क्लैप्ड, CLAPPED, क्लैप्ड, क्लैप्ड का मतलब होता है ताली बजाई, स्ट्राइकिंग ऑफ हैंड्स। अगला है ट्रेस, TRACE, ट्रेस, TRACE, ट्रेस माने होता है चिन्ह यानी साइन। अगला है एनेक्डोट, ANECDOT, एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा यानी शॉर्ट नैरेटिव। अगला है रिवीलिंग, REVEALING, रिवीलिंग का मतलब होता है ज्ञानवर्धक यानी इनलाइटेनिंग। अगला है स्प्राइट, SPIRIT, स्प्राइट माने होता है सही अर्थ में यानी रियल मीनिंग। अगला है स्नीक्ड, SNEAKED, स्नीक्ड का मतलब होता है चोरी से घुस गया। इंटर्ड, स्टीलथिली, स्नीक्ड। अगला है पैनल, PANEL, पैनल का मतलब होता है चित्रपट यानी थिंक बोर्ड विद पिक्चर ऑन इट, पैनल। अगला है डेलीकेट, DELICAT, डेलीकेट का मतलब होता है सूक्ष्म यानी एक्ज्यूट, EXQUISIT, एक्ज्यूट माने सूक्ष्म। अगला है रियलिज्म, REALISM, रियलिज्म मतलब होता है यथार्थवाद यानी रिगार्डिंग थिंग्स एज दे आर। अगला है स्वेट, SWAT, स्वेट, स्वेट मीन्स होता है मारना, हिट स्मार्टली टू किल। अगला है इलुस्ट्रेट, ILLUSTRATE, इलुस्ट्रेट माने होता है स्पष्ट करना यानी मेक क्लियर। अगला है टेरिटोरी, TERRITORY, टेरिटोरी मतलब क्षेत्र यानी रीजन। अगला है कंक्यूर्ड, CONQUERED, कंक्यूर्ड का मतलब होता है जीता यानी ओवरकम। नेक्स्ट मीनिंग है मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है भौतिक यानी फिजिकल, MATERIAL, मटेरियल। अगला है रीप्रोड्यूस, REPRODUC, रीप्रोड्यूस माने होता है पुनः बनाना यानी रिक्रिएट। अगला है स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक माने होता है विशेष यानी पार्टिकुलर। अगला है लेजरली, LEISURELY, लेजरली मीन्स होता है फुर्सत से यानी एट ईज। अगला है स्क्रोल, SCROLL, स्क्रोल माने होता है चीरक यानी रोल ऑफ पेपर, स्क्रोल माने चीरक यानी रोल ऑफ पेपर। अगली मीनिंग है फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड, फ्लूइड माने होता है लिक्विड, लिक्विड माने द्रव, LIQUID, लिक्विड। अगला है वॉइड, VOID, वॉइड माने होता है रिक्त यानी वैकेंट। अगला है लॉफ्टी, LOFTY, लॉफ्टी, लॉफ्टी माने ऊंची यानी हाई। और कंड्यूट, CONDUIT, कंड्यूट माने होता है नली यानी चैनल। तो ये तो मीनिंग हुई। नैथिल
ट्रोराय जो थे वो एक आर्ट हिस्टोरियन थे, मतलब कला ऐतिहासिक थे। उनका जन्म 2 फरवरी 1975 को अर्जेंटीना के देश में, अर्जेंटीना देश के ब्यूनस एयर्स में हुआ था। अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स, BUENOS, ब्यूनस एयर्स, AIRES, एयर्स। उनका ट्रांसलेशन ऑन वर्क, उनका ट्रांसलेशन किसी कार्य पर बहुत फेमस है। ये जो नैथिल ट्रोवाराय हैं ये लेडीज हैं और इन्होंने शादी की थी एक एम्बेसडर से, और उनको टिनी भी कहा जाता था। नैथिल ट्रोराय को टिनी भी कहा जाता है, TINI, उनका ये निक नेम है। और वो पेंटिंग उनको बड़ी पसंद थी, नैथिल ट्रोराय को। इस लेसन में आप जानेंगे वू डोजी एक मास्टर पेंटर होता है प्राचीन चीन का, और प्राचीन यानी क्लासिकल चीन में पेंट करना इंटेंट टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लैंडस्केप, मतलब किसी भी भूभाग की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना देना, ये कर लेता था वू डोजी। और ये जो लेसन है, कंसेप्चुअल लैंडस्केप दैट दे वांटेड, जैसा आप चाहते थे। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरे यूरोपियन जो आर्टिस्ट थे वो प्रयास करते थे परफेक्ट इमिटेशन, मतलब नकल करने की, परफेक्ट नकल करने की कोशिश करते थे, जबकि चाइना वाले जो होते थे वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही बना देते थे। तो यूरोप और चाइना की कलाकृतियों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें आप कला के विषय में चीन के दृष्टिकोण की यूरोप के दृष्टिकोण से तुलना देखेंगे। संसुई के सिद्धांत के बारे में सुनेंगे, संसुई के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रा आर्ट से आप परिचित होंगे। आउटसाइडर आर्ट क्या होती है, आर्ट ब्रट क्या होती है और रा आर्ट क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। एक अनसीखा कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने आनंद धाम की रचना की, व कला में उसके योगदान की विशेषता क्या थी, ये इसमें जानेंगे। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, सम्राट अपने विजय किए हुए प्रदेश पर राज कर सकता है परंतु उसकी आत्मा को तो केवल कलाकार ही समझ सकता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्यूर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। भूदृश्य आंतरिक है, आत्मिक और अप्रत्यात्मिक स्थल। तो इन सब के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे आएगा वू दाऊजी के द्वारा भूदृश्य के कौन कौन से भाग को रंगा गया, ये ध्यान रखना है। चित्रकार के साथ क्या हुआ जब उसने गुफा में प्रवेश किया, ये ध्यान रखना है। किस तथ्य को प्राय अनदेखा किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। और डोइस्ट के ब्रह्मांड के विचारों से आप क्या सीखते हैं, डोइस्ट। चाइना के कला के विषय में विचार यूरोपियन विचारों से किस प्रकार भिन्न है, ये बताइएगा। और संसुई के विचार की व्याख्या करो, डोइस्ट। तो लेसन शुरू हो रहा है। पहला पैसेज है, चित्रकार वू दाऊजी जो 8वीं शताब्दी में रहता था, उसके विषय में एक अद्भुत कथा सुनने में आती है। उसका अंतिम चित्र प्राकृतिक अदृश्य था जो तंग सम्राट जुआन जोंग ने महल की दीवारों को सजाने के लिए बनाने का आदेश दिया था। जुआन जोंग ने चित्रकार ने अपनी कृति पर्दे के पीछे छिपा कर रखी थी ताकि केवल सम्राट ही उसे देख सके। सम्राट बहुत समय तक इस अद्भुत चित्र की प्रशंसा करता रहा। उसने देखे वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आकाश में तैरते हुए बादल, पहाड़ी, पगडंडियों पर चलते हुए लोग, उड़ते हुए पक्षी। क्या क्या देखा उसने, वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आकाश में तैरते हुए बादल, पहाड़ी, पगडंडियों पर चलते हुए लोग, उड़ते हुए पक्षी। चित्रकार बोला, देखिए महाराज, पहाड़ के दामन में इस गुफा में एक परी रहती है। चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई, वह गुफा का द्वार खुल गया। अंदर का दृश्य इतना सुंदर है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। और इतना कहते हुए चित्रकार गुफा में चला गया, लेकिन द्वार उसके पीछे बंद हो गया। और इससे पहले कि दंग रहकर सम्राट कुछ कहता या हिलता,
चित्र दीवार पर से लुप्त हो गया। वाह, चित्रकार गायब, चित्र भी गायब। ऊ दाऊजी के ब्रश का कोई निशान शेष ना रहा। वह कलाकार इस संसार में फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। मतलब लास्ट चित्र था ये। दूसरे पैसेज में कहता है, ऐसी कहानियों की प्राचीन चीन शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कन्फ्यूशियस जो एक दार्शनिक था, कन्फ्यूशियस और जुंग जी, ये दार्शनिक दोनों हैं, कन्फ्यूशियस और जुंग जी, ZUANGZI, जुंग जी की पुस्तकें ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। वे गुरु को शिष्य का ठीक दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायता करती थीं। जो कन्फ्यूशियस और जुंग जी की किताबें हैं, वो गुरु को शिष्य का ठीक दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायता करती थी। कहानी से परे वे कला की भावना को व्यक्त करती थी। इस कहानी की तुलना करें अथवा एक अन्य प्रसिद्ध कहानी की जो ऐसे चित्रकार के विषय में है जिसने अपने द्वारा चित्रित ड्रैगन की आंख खींचने से मना कर दिया था। अपने द्वारा चित्रित ड्रैगन की आंख खींचने से मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि यह चित्र में से निकलकर उड़ जाएगी। इतना सुंदर चित्र, मतलब इतना सजीव, तो उसने आंख ही नहीं खींची। ऐसा एक चित्रकार हुआ। चीन में ऐसी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। मेरे देश फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ जिसे मैं पाश्चात्य चरित्र कला का प्रतीक मानता हूँ। मेरे देश फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ जिसे मैं पाश्चात्य चरित्र कला का प्रतीक मानता हूँ। क्या कहानी है? लेथिली ट्रोराय कह रही हैं कि 15वीं शताब्दी एंटवर्प में 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में एंटवर्प में क्विंटन मेटसिस नामक क्विंटन मेटसिस METSYS क्विंटन मेटसिस नामक उत्कृष्ट लोहार एक चित्रकार की बेटी से प्यार करने लगा। एंटवर्प में क्विंटन मेटसिस नामक उत्कृष्ट लोहार एक चित्रकार की बेटी से प्यार करने लगा। पिता ऐसे व्यवसाय वाले को अपना दामाद बनाना नहीं चाहता था, इसीलिए क्विंटन चुपचाप चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया। वह उसके ताजा चित्रपट पर मक्खी बना दी, इतनी सूक्ष्म यथार्थ से कि कलाकार उसे मारने का प्रयत्न करने के बाद जान गया कि क्या हुआ। मतलब इतनी सही बना दी, इतनी सजीव कि वो कलाकार जो था वो उसको मारने दौड़ पड़ा। जब मारने दौड़ पड़ा तब उसे मालूम पड़ा अरे ये तो चित्र है। क्विंटन को बुलाकर अपने स्टूडियो में शिष्य बना लिया। वह क्विंटन का विवाह उसकी प्रेमिका से हो गया। बाद में अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार ये बन गया। कौन? क्विंटन मेटसिस। ये दोनों कहानियां दर्शाती हैं, एक ऊपर वाली जो वो दाऊजी की थी और एक ये अभी क्विंटन मेटसिस यानी जो कहाँ की कहानी है, फ्लैंडर्स की कहानी सुना रही। ये दोनों कहानियां दर्शाती हैं कि प्रत्येक कला क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। यूरोप में परिपूर्ण मायावी सादृश्य, एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सतत्व। यूरोप में परिपूर्ण मायावी सदृश्य, जबकि एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सतत्व। चौथा पैसेज है, चीनी कहानी में सम्राट ने चित्र बनाने का आदेश दिया व उसके बाह्य रूप की प्रशंसा की, परंतु कलाकार ने उसमें अपनी कृति का सही अर्थ प्रकट किया। सम्राट उस क्षेत्र पर शासन कर सकता है जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, लेकिन अंदर का रास्ता तो कलाकार ही जानता है। दाऊजी के शब्द लेट मी शो दी वे में वे शब्द का अर्थ रास्ता भी है और तरीका भी, वह ब्रह्मांड के रहस्य भी। चित्र लुप्त हो गया लेकिन चित्रकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया जो भौतिक प्रतीत से अलग है। जबकि पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की तरह शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र का अभिप्राय वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं है। जबकि पश्चिमी जो चित्रकला है, पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की तरह शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र का अभिप्राय वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं है। यूरोपियन चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आंख लेकर किसी भूदृश्य को किसी विशेष दृष्टिकोण से ठीक उसी प्रकार देखें जैसा उसने उसे देखा। मतलब जैसा चित्र बना है यूरोप में, मतलब है कि जैसा चित्र बना है वैसा ही चित्रकार के हिसाब से आप देखें।
जबकि चीनी चित्रकार कोई एकमात्र दृष्टिकोण नहीं चुनता, उसका भूदृश्य हूबहू नहीं होता तथा आप उसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, फिर उसमें भ्रमण कर सकते हैं। कलाकार आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है ताकि आप उसमें ऊपर नीचे घुमा सकें व फिर फुर्सत से लौट आएं। या क्षैतिज चीरक के विषय में और भी सत्य है, जिसमें चित्र के एक भाग के खोखले का कार्य फिर उसे लपेटकर दूसरे भाग में जाने से समय का आयाम जुड़ जाता है। ऐसा अन्य किसी प्रकार के चित्रों में देखने को नहीं मिलता। इसमें दृष्टा की भागीदारी भी आवश्यक है, जो यह निर्णय लेता है कि वह चित्र में किस गति से भ्रमण करेगा। यह भागीदारी शारीरिक भी है और मानसिक भी है। मतलब इसमें जो है चित्र में, चीन वाले चित्रों में शारीरिक भी भागीदारी होगी और मानसिक भी। चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों से देखें, यूरोपीय चित्रकार यह चाहता है, जबकि चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों से देखें, वह चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। भूदृश्य आंतरिक है, आध्यात्मिक व वैचारिक क्षेत्र है। भूदृश्य जो है आंतरिक और आध्यात्मिक व वैचारिक क्षेत्र है। 6वां पैसेज है, यह विचार संसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। संसुई का सिद्धांत, एक विद्वान हुए हैं संसुई, SHANSHUI। यह विचार संसुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वत पानी से है। संसुई का मतलब पर्वत पानी से है, जिसे एक साथ प्रयोग करके भूदृश्य का द्योतक बन जाता है। किसी चित्र के 2 से अधिक तत्व ये 2 पूरक ध्रुव के प्रतीत होते हैं। 2 से अधिक तत्व ये 2 पूरक ध्रुव के प्रतीत होते हैं, जो दाऊ जी की विश्व की कल्पना को दर्शाते हैं। पर्वत यंग है, जो लंबवत आकाश की ओर जाता है और धूप में स्थिर, गर्म व शुष्क रहता है, जबकि जल यिन है। यंग यिन है ना, यंग का मतलब ये सिद्धांत है। यंग का मतलब पर्वत यंग है, जो लंबवत आकाश की ओर जाता है, धूप में स्थिर, गर्म व शुष्क रहता है, जबकि जल यिन है, जो क्षैतिज है, वह धरती पर लेटी है, द्रव्य नम व ठंडी है। इन जो ग्रहणशील विश्व ऊर्जा का नारी जातीय पहलू है, वह इसका प्रतिरूप यंग इनकी पारस्परिक क्रिया होती है। इसकी तुलना योग में प्राणायाम से की जा सकती है। श्वास लो, रोको, श्वास छोड़ो। श्वास का निलंबन शून्य है जहाँ साधना होती है। श्वास का निलंबन शून्य होता है जहाँ साधना होती है। मध्य का शून्य आवश्यक है, जबकि योग में इसे निलंबन शून्य कहते हैं। श्वास छोड़ना है ना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, शून्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए चीनी भूदृश्य में सफेद बिना पेंट किए रिक्त स्थान का महत्व है। शून्य का मतलब बिना भूदृश्य में सफेद बिना पेंट किए रिक्त स्थान का महत्व है। 7वां पैसेज, ये लैंडस्केप ऑफ द सोल से कहानी जो ली गई है उसी में 7वां पैसेज में कहता है, यहाँ पर ही मनुष्य की मूल भूमिका है। आकाश व पृथ्वी के बीच में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संसार का चैनल बन जाता है। संसुई सिद्धांत कहता है कि यहाँ मनुष्य की मुख्य भूमिका है। आकाश व पृथ्वी के बीच स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संसार का चैनल बन जाता है। उसकी उपस्थिति आवश्यक है, चाहे उसका आभास ही हो, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने अथवा दब जाने की बात तो दूर, फ्राना कोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वह भूदृश्य की आंख है। फ्राना कोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वह भूदृश्य की आंख है। मतलब दब जाना तो अलग चीज, लेकिन एक विद्वान हुए हैं फ्राना कोइस चेंग, तो उनके उसमें तो अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वह भूदृश्य की आंख है। अगला इंग्लिश में दिया है गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, मतलब इनसाइड और आउटसाइड आर्ट के बारे में कहा गया है कि जब फ्रेंच पेंटर जी डेफुफेट DUFUFFET, जब फ्रेंच पेंटर जीन डेफुफेट म्यूटेट करता है कौन से आर्ट ब्रूट। 1940 में एक फ्रेंच के पेंटर थे, उन्होंने एक आर्ट ब्रूट नामक
अवधारणा को दिया था, मूट किया था, ART और BRUT आर्ट 1940 में। ये जो आर्ट थी, द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी, मतलब जो अप्रशिक्षित दृष्टिकोण की कला जो थी, वाज ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट। उसमें जो अनट्रेंड विजनरी की कला जो होती है वो बहुत कम इंटरेस्ट उसमें था लोगों में, तो उसे कहते थे आर्ट ब्रूट। लगभग वेल्ड बिगनिंग, मतलब शुरुआत के दिनों से लगभग आउटसाइडर आर्ट जो है, आउटसाइडर आर्ट के पास में सामान्यतः सबसे तेज इंटरेस्ट बढ़ा उस समय में। आउटसाइडर आर्ट में सामान्यतः बहुत ही तेज इंटरेस्ट लोगों का होता था समकालीन कला में, जब ये आर्ट ब्रूट होती थी। आर्ट ब्रूट का मतलब होता था अनट्रेंड विजनरी लोग जो थे बहुत कम इंटरेस्ट इसमें रखते थे। ये जो विधा है आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट, ये जो विधा है ये दोनों तरीकों के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया। वे लोग जो इसको नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब इसको कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे आर्टिस्ट जो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, या जो दिखाते हैं टैलेंट आर्टिस्टिक इनसाइड, मतलब आंतरिक रूप से दिखाते हैं, तो उन्हें ऐसी जो ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं लेते हैं और टैलेंट वो अंदर से दिखाते हैं, तो उनको आर्ट ब्रूट कहते हैं। उनके कार्य जो हैं उत्तेजित करते हैं मेन स्ट्रीम ऑफ स्प्रिंग, मतलब मुख्य उद्देश्य से कॉन्ट्रास्ट, विरोध में होते हैं। इसी समय में डेफ्यूट जो था, DUFUFFET, डिफ्यूट जो था वो इस कंसेप्ट को बार बार कह रहा था। भारत में भी उसने कहा, क्या उसने कहा, एन अनटॉर्टर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, मतलब एक अनटॉर्टर्ड जीनियस जो है वो स्वर्ग की रचना कर रहा है। सालों पहले एक लिटिल फैच जंगल का एक चित्र था जिसमें स्पष्ट रूप से ये बनाया गया था स्वयं को एक गार्डन बनाते हुए पत्थर के साथ में, और उसमें जो है भौतिकता को दिखाया गया था, संसार को जानते हुए दिखाया गया था। आजकल के जो लोग भौतिकता में लीन है उसमें दिखाया गया था। और वो बना क्या था, द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जैसा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बना है ऐसे ही उसमें बनाया गया था। इस 80 साल के क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद, जैसा ये चंडीगढ़ में 80 साल के डायरेक्टर निर्देशक नेक चंद यानी के नेक चंद, अब भी वो इंडिया में है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आउटसाइडर आर्ट का, मतलब आउटसाइडर आर्ट का भारत में चंडीगढ़ में नेक चंद जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। कम से कम 50 यानी लगभग 50 ऐसी कलाकृतियां हैं 2005 स्प्रिंग से, जैसे रा विजन की 50 ऐसी आकृतियां हैं जो एक यूके बेस्ड मैगजीन पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेटर, मतलब जिसमें यूके की मैगजीन पायनियर में ये आउटसाइडर आर्ट जो है प्रकाशित होती रहती है। फीचर्स नेक चंद, और जो फीचर हैं इसके नेक चंद के वो प्रकाशित होते रहते हैं। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और रॉक गार्डन की जो आकृतियां हैं, जो चित्र हैं, जिसमें एक चित्र है वुमेन बाई दी वाटरफॉल। कौन सा चित्र है, वुमेन बाई दी वाटरफॉल, उसके इशू कवर का वार्षिक महोत्सव बना, इट्स एनिवर्सरी इशू कवर, उसके वार्षिक महोत्सव साल भर यही चित्र बना रहा, वुमेन बाई दी वाटरफॉल, चंडीगढ़ में नेक चंद। अब जो आर्ट ब्रूट का कला है उसकी अवधारणा है, उसे रा आर्ट कहते हैं। आर्ट ब्रूट को रा यानी कच्चा आर्ट भी कहते हैं। ये वो कार्य हैं जो अपने कच्ची दशा में होते हैं, सांस्कृतिक और आर्टिस्टिक प्रभाव के तौर पर इनको कच्चा समझा जाता है, ये पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होते हैं। कोई चीज या प्रत्येक चीज जो डूब कर आती है टूटी हुई डाउन कार से, उसको भौतिक कार्य के लिए कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा कार्य जो जिसमें टूटी हुई कार है, टूटा हुआ डूबा हुआ व्यक्ति है, तो ये मटेरियल है फॉर वर्क ऑफ आर्ट समथिंग। जबकि नेक चंद हैज टेकन दी डिजिंग, जबकि नेक चंद जो है इसको लेता है डिजिंग के तौर पर। डिजिंग हाइट्स मतलब ऊंचा उठाने के लिए।
रिकॉग्नाइज हिज आर्ट, वो पहचानता हुआ इस कला को, और इस कला को वो क्या कहता है, एन आउटस्टैंडिंग टेस्टमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ डिफरेंस, भिन्नताओं के बावजूद भी एक व्यक्ति जो रात को सपनों में रहता है वैसा ही चित्र बना सकता है जैसा वो सपनों में रहता है अगर सही से करे। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, यूनेस्को के लिए जो स्विस आयोग था वो सम्मानित किया जा रहा है इसी तरीके से वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, उसके कार्य यूरोपियन कार्य को एक्सपोजिंग करने के लिए के द्वारा उसको सम्मानित किया जा रहा है स्विस कमीशन को यूनेस्को के लिए। 5 महीने पहले इंटरेक्टिव शो, 5 महीने का इंटरेक्टिव शो का नाम क्या है, रियल्म ऑफ नेकचंद, यानी नेकचंद का रियल्म, शुरू हो रहा है अक्टूबर में शुरू होगा। लीडिंग में म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, मतलब ये रियल्म ऑफ नेकचंद का जो नेकचंद का रियल्म है ये शो शुरू होगा स्विट्जरलैंड में अक्टूबर माह से, और स्विट्जरलैंड में शुरू होगा, बेल्जियम में शुरू होगा, फ्रांस में और इटली में 5 महीना तक चलेगा। आगे कहता है नेकचंद की सबसे अच्छी बात यह है कि द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और नेकचंद का कहना है कि सबसे बड़ा इनाम यही है मेरे लिए गार्डन के हिसाब से कि सभी लोग इसको देख रहे हैं और मेरी क्रिएशन की, मेरी कृति का एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ब्रेंडा सूरी ने लिखा है, हिंदुस्तान टाइम में प्रकाशित हुआ था 28 अगस्त 2005 में। तो इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं।